और भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन इस बीच आज का बड़ा वेटेड नतीजा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा फ्लैश होता हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आ चुके हैं। रेवेन्यू 25,109 करोड़ पर आता हुआ, अनुमान था 23,971 करोड़ का, तो रेवेन्यू के पैमाने पर एक बड़ा बीट है। इबिटा लेवल आपकी स्क्रीन पर 3,119 करोड़ के आसपास आता हुआ, 2,856 करोड़ के इबिटा का अनुमान था। मुनाफा जो है वो करीब 2,038 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और रेवेन्यू के फिगर पर अगर आप ध्यान देंगे 25,000 करोड़ के ऊपर का ये फिगर इस समय दिख रहा है। मार्जिन्स पर आपकी नज़रें होनी चाहिए क्योंकि 11.9% के आसपास मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे। 12.4% के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। ये है फिलहाल आपके लिए एक बीट। तो इबिटा के फ्रंट पर एक बड़ा बीट, मार्जिन के फ्रंट पर आप कह सकते हैं इनलाइन और हल्का सा बीट, क्योंकि 11.9 के सामने 12.4, तो बेहतरी ज़रूर देखने को मिली है। और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर जो स्क्रीन पर आएगा वो आई थिंक 2,000 करोड़ के ऊपर का है। तो नतीजों में कोई खराबी नहीं। इस पर ऑफकोर्स एक पर्सपेक्टिव लेंगे जानकारों से कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट कमेंट्री भी कुछ देर में आएगी और वहां से भी समझ में आएगा कि कंपनी क्या टारगेट कर रही है FY25 के लिए। आज सुबह में ही हम आपको अपडेट दे रहे थे कि उनकी वो नई गाड़ी की जो बुकिंग खुली वो भी एक घंटे में 50,000 गाड़ियां कंपनी बुक कर पाई है। तो वो भी एक प्राथमिकता ज़रूर है, एक अच्छा खासा मूव आता हुआ। तो ये इनफैक्ट स्टॉक इस समय एट द मोमेंट करीब 0.37% के गेंस पर इस समय ट्रेड करता हुआ। वीरू, नंबर्स अच्छे हैं? बिल्कुल हर्षता, आई मीन नंबर स्पेशली अगर आप देखिए टॉप लाइन के फ्रंट पे भी बीट है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से यहाँ से 1,500 करोड़ रुपए का डाइवर्जेंस है हर्षता, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। करीब 23,971 करोड़ रुपए एक्सपेक्टेशन थी, उसके अगेंस्ट लगभग 25,436 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। स्टॉक डे हाई पर है, टिक बाय टिक चार्ट देखिए डे हाई पर है। एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखें तो लगभग 2,856 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, यानी मैं मोटे तौर पे मान के चलूँ 220 और 270 करोड़ रुपए का यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ऑन एबिटा फ्रंट। और मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन जहाँ पे 11.9 थी, दैट मीन्स मार्जिन्स के फ्रंट पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स अगर आप देखें ये नंबर्स बीट कर रहे हैं। यानी टॉप लाइन, एबिटा फ्रंट पे और मार्जिन्स के फ्रंट पे, तीनों पैमाने पे हर्षता बहुत शानदार नंबर्स। और हर्षता अमूमन मतलब जब बीता साल बीत गया, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गाड़ियों की जो फ्रेश बुकिंग होती है, फिर डिलीवरी शुरू होती हैं, नया मॉडल होता है 2024 का, तो उसका इम्पैक्ट पूरा हर्षता नजर आ रहा है। आई मीन बेस्ट नंबर्स, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। जी हाँ वीरू, मैं वही देख रही थी कि ये रिकॉर्ड ऊंचाइयां ट्रेड में दिखा रहा है स्टॉक। और इस पूरे साल 2024 के साल में इसने 34% तक के रिटर्न्स आपको दिए हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंस। और जैसे जैसे मार्केट और वो बारीकियां समझ रहा है M&M की, स्टॉक को भी थम्स अप मिलता हुआ करीब 1% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। इस पर आगे ऑफ कोर्स बात करेंगे कि क्या आपकी ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। फिलहाल हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ आशीष चतुर्मोता है और टेक्निकल पैनल में सचिदानंद उतेकर, सुदीप शाह, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत, आप सभी का स्वागत है। सीधे M&M में उतरते हैं। आशीष, पहले तो नंबर्स पर आपकी टिप्पणी क्या है, क्योंकि टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर एक बीट, ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने फिर किया है डिलीवर। आशीष, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हर्षदा, मुझे आपकी आवाज आपको कुछ और समय चाहिए M&M के नंबर्स देखने के लिए? हाँ, गिव मी 2 मिनट्स हर्षदा। ओके, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन चार्ट्स पर पहले तो अगर एक पर्सपेक्टिव दे सके मानस आप, 2,315 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड, नियरली 1% के गेंस। इनफैक्ट थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आप अहम लेवल्स बता दीजिए जिस पर नजरें होनी चाहिए ऊपर नीचे। तो देखिए, सबसे अहम लेवल नीचे के साइड पे सपोर्ट जो है वो 2280 का है। अगर 2280 के नीचे जाएगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेके निकल जाना चाहिए, और या तो आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो वहां पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। ऊपर की तरफ 2335 एक रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस बार ये 2335 को ब्रीच करेगा और 2410 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 2280 के स्टॉप लॉस के साथ। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ उस पोजीशन पे बने रहिए, होल्ड करने की सलाह। फिलहाल तो नंबर्स
अच्छे ही और एक बीट ही दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर, एबिटा फ्रंट पर और ऑफ कोर्स मार्जिन फ्रंट पर एक अच्छा खासा बीट देखने को मिला है। आशीष जब तैयार होंगे तो आप इशारा कर दीजिएगा इस पर कमेंट करने के लिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से हम देख रहे हैं ये स्टॉक अब हल्का होने लगा है, तो आई एम अज्यूमिंग यहाँ पर कुछ है जो मार्केट पढ़ रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट वो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। गाबा जी, आपका इस समय का ट्रेड? वेल, इस समय का मेरा ट्रेड है, आई थिंक डिक्सन टेक्नोलॉजी ट्रेड कर रहा है 8290 पर। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ नजर आती है, रेजिलियंस है। मेरे ख्याल से 8600 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 8080 डिक्सन टेक्नोलॉजी। फैक्ट एमएनएम के साथ वो फ्लो में आ गई तो डिक्सन टेक की बात होगी, लेकिन वीरू, अदर देन व्हाट इज हैपनिंग इन एमएनएम, बताइए इस समय निफ्टी को कैसे अप्रोच करना है, कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से एक बहुत अच्छा कूल ऑफ और लग रहा था कि हम 22,000 को टेस्ट करेंगे। कोशिश तो कर रहा है कि 22,100 के पास आसपास टिक जाए बाजार। आज तक कोई मेहरबानी हुई तो टिक जाएंगे, अदरवाइज एज ए इंडेक्स एनालिस्ट और ट्रेडर दोनों के तौर पे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मैं बताऊं। और सिर्फ मेरे को चीज़ एक समझ में आ रही है कि फॉर बुल्स और या फिर बेयर्स दोनों के लिए एक निर्णायक स्थिति है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह भी आज तक मैं आई थिंक अपनी सारी कमेंट्री से पहले आपको यही कह रहा था आशीष सनीर जी से कि एक पार्टिसिपेंट जो है वो सेल मोड में है, कंप्लीटली सेल मोड में, विद कैश शेयरिंग कर रहा है, इंडेक्स बेच रहा है, स्टॉक फ्यूचर बेच रहा है, लॉन्ग लिक्विडेट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। विक्स पे से फिर अगर आप देखें स्पाइक आया है विक्स में। आज तक मेरा सुबह का क्लियर कट व्यू था, टिल द टाइम हम 22,305 के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहे हैं, इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज। द मूवमेंट आपको 100 पॉइंट का पुल बैक मिल रहा था, द मूवमेंट रेजिस्टेंस में लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा। जैसे ही आप ये 277 की और 305 की ट्रेजेक्ट्री छोड़ दें, शॉर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब क्या है हर्षदा, अगर मैंने उस शॉर्ट की कल्पना की थी कि मैं शॉर्ट करूंगा, जैसे ये 30 पॉइंट टूटेंगे, तो मैं अगर लॉन्ग का थॉट रखना होगा तो कहाँ रखूंगा? 22,080, 22,139, ये मेरा बेस बन था। एक बार उस बेस से पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। ये पुल बैक एक बार आया था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 11:39 पे। उसके बाद एक पुल बैक अभी करीब 1:45 बजे के आसपास आया। मैं एक बार ज़रा आपको स्टैट्स दिखाता हूँ हर्षदा, आप खुद ही जज कीजिएगा। यहाँ पे पुट राइटर्स पिछले एक हफ्ते से बार बार ट्रैप हो रहे हैं, स्पेशली क्लोजर टू 20 डे में 2-3 बार ट्रैप हो चुके हैं। कल भी ट्रैप हुए और आज भी एक्सपायरी डे के लिए ट्रैप हुए हैं। आज इंट्राडे में 22,100 पे पुट राइटिंग थी, कल 22,100 पे पुट राइटिंग थी, 22,200 पे पुट राइटिंग थी। आज आप देखिए हर्षदा, अब करीब 22,000 की पुट में 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई है। और स्टिल मैं इस वॉलेटिलिटी में ये नहीं कह सकता कि ये 22,000 भी बचेगा कि नहीं बचेगा। ये 22,050, 22,000 अगर सिक्योर रह गया तो ठीक है, अदरवाइज ये ब्रीच हुआ तो पेन इस क्लोजिंग में और बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 80-90 पॉइंट 22,000 के नीचे भी साफ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये डेटा इस प्रकार का है। कॉल राइटर्स पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और मेरी जो ट्रेड की थीम है, अभी भी कह रहा हूँ हर्षदा, वो इस ट्रेजेक्ट्री में नहीं है। मेरी ट्रेड की थीम है हायर ट्रेजेक्ट्रीज में, यानी 22,250, 270 टिल द टाइम आप 22,300 की ट्रेजेक्ट्री को, फॉलिंग 20 डे मार्क को, कॉल राइटर्स के जोन को नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, तब तक इट विल बी अ सेल ऑन राइज। निफ्टी बैंक को आपकी स्क्रीन पे रखिएगा। क्या बात सुबह हमने की थी, आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी बैंक और वो ट्रेजेक्ट्री 47,977 और 48,088, 48, ये जोन जब तक नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, आपके पास लीडरशिप क्राइसिस है। आपका HDFC बैंक सिंक हो रहा था कल तक, हालांकि वो आज थोड़ा डिफरेंट मूड में था, लेकिन जैसे ही वो पहला रेजिस्टेंस फेल हुआ आज था, सनराइज ने काम किया। अभी हम 47,458 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी डे नहीं है, इट्स ओनली आई थिंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है। निफ्टी बैंक अगर 350 के नीचे स्लिप होता है, 47,350 के नीचे, तो इस क्लोजिंग में पेन और बढ़ेगा। मैं हर्षदा, चाहे भले ही इस क्लोजिंग में कुछ भी हो जाए, लॉन्ग का इच्छुक नहीं हूँ एज ऑफ नाउ। मेरे लिए 47,800, 48,000 मेरे लिए निफ्टी पर 22,300 अभी सेल की ट्रेजेक्ट्री है हर्षदा। नॉट इंटरेस्टेड लॉन्ग एट ऑल एज ऑफ नाउ हर्षदा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो
क्यों हुआ? बाजार में तेजी का ट्रेड इस समय फिलहाल जम नहीं रहा है। फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे दूसरे ट्रेड्स की। तो आज मंदी कहां से हो रही है? ऑटो काउंटर्स ही दबाव के घेरे में हैं। आप मारुति देखिए, टाटा मोटर्स देखिए दबाव में। आज पावर ग्रिड और एसबीआई जैसे बिग बॉयज भी कुछ मुनाफा वसूली की गिरफ्त में। कल बंधन बैंक के नतीजे आने से पहले 6% का कॉन्ट्रैक्शन। कैनरा बैंक कल अच्छा चला था, आज गिरावट में है। एचपीसीएल, बायोकॉन, इन सब में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकर आइए आज की तेजी वाली ट्रेड्स। तो भारतीय एयरटेल, वो टैरिफ हाइक जो हम दोपहर में ही डिस्कस कर रहे थे, उसका फायदा कंपनी के हाथ लग सकता है। तो यहाँ पर एंटिसिपेशन में खरीदारी। टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री और इन्फोसिस। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दरअसल मामला थोड़ा सा संभाल कर रखा हुआ है। ओबेरॉय रियल्टी कल के बाद आज फिर एक तेजी वाला ट्रेड। पीएफसी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, एम्फोसिस से दूसरे खरीदारी वाले काउंटर्स आपको नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ लेते हैं। गावा जी ने अपना ट्रेड दे दिया डिक्सन टेक पर। अब मैं इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता से पहले एमएनएम पूछना चाहूंगी, क्योंकि आशीष, डिस्पाइट द फैक्ट कि फार्म बिजनेस में ट्रैक्टर सेल्स तो बहुत फीकी रही हैं, इनके फार्म बिजनेस में कुछ बढ़त देखने को मिली है। दैट सेड, आपने नंबर्स को कैसे देखा? क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अच्छा, देखिए नंबर्स वोलेटाइल जरूर है, बट थोड़ा प्राइस जरूर वोलेटाइल है। पर हमारा जो मानना है कि ऑटो सेगमेंट में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और महिंद्रा के अंदर हमें बहुत ही अच्छे प्रॉक्सी प्लेस मिलते हैं। चाहे आप ट्रैक्टर की बात करें जहां पे 42% मार्केट शेयर महिंद्रा का, और अभी हम लगता है कि अब रूरल रिकवरी आने की शुरुआत हुई, क्योंकि मानसून में जो एक एक्सपेक्टेशन है वहां पर पे अभी तक एल नीनो के जो कंसर्न्स थे वो अब फीके पड़ने लगे। और ये मानना हो रहा है कि अब जो फार्मिंग सेक्टर है वहां पर पे जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में कंपनीज की आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ एसयूवी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है और अभी एक रिसेंट जो लॉन्च कंपनी ने की उसकी भी बुकिंग काफी स्ट्रांग है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग है और ग्रोथ आएगी और स्टॉक मेरे हिसाब से 2500 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें जाता हुआ नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कोई भी डिप स्टॉक को जो 2220 तक की डिप आती है वो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए महिंद्रा के। ओके, तो 2300 के नीचे कोई भी लेवल आपको मिले तो वो एक मौका खरीदारी करने का है। 2318 पर इस समय ये स्टेडी है काउंटर। ऑटो बिजनेस में हमने देखा एक अच्छी खासी वृद्धि। आप रेवेन्यू एबिटा देखेंगे या फिर आप इनके मार्जिन्स, वो बेहतर है। फार्म बिजनेस में जैसे एक्सपेक्टेड था वहां पर धीमापन देखने को मिला है। मानस, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, एम्फेसिस पे होगा। एम्फेसिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और 60 मिनट चार्ट पे अब आपको हायर टॉप शायर पर क्लियरली दिख रहे हैं। तो एम्फेसिस पे करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे 2319, 2319 के स्टॉप लॉस से 2440, 2440 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश टेबल्स हैं। 2400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 49 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 90 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, एम्फेसिस पे आज की स्ट्रॉन्ग पॉकेट जो आईटी है, आप उसमें भी अभी ट्रेड लोकेट करते हुए एम्फेसिस मिड कैप आईटी में। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सुबह हमने एक ट्रेड दिया था ऑन द शॉर्ट साइड फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, एंड वहां पर ऑलमोस्ट उसके टारगेट अचीव हुए। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड ध्यान में आ रहा है। मुझे लग रहा है सिंजिन में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से डेटा बना है, मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट मूव के लिए वेल पोजीशनड है। 685 690 का जो क्लस्टर है वो जैसे निकल जाता है तो 720 725 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पर इसका अपॉर्चुनिटी भी काफी स्वीट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑन डिक्लाइंस अप टू 680 लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है 674 पे, एंड खरीदारी करनी है सिंजिन के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 705 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 720 का। ओके, दवा में इस वक्त अगर आप देखें एक ट्रेड ढूंढते हुए फार्मा में लॉन्ग 684, अभी तक डिफेंसेस में ट्रेड आ रहे हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स स्पेसिफिकली इरकॉन में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमने देखा था कि एक अगर पिछले 7-8 महीने का ट्रेंड देखे तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में था,
पर स्पेशली जनवरी से स्टॉक 200 और 250 के आसपास यही एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और पिछले 3 सत्रों में अगर देखें तो 220 से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक ये स्टॉक में आया है वॉल्यूम्स के साथ। और साथ ही साथ अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखें तो वहां पे भी हमें काफी अच्छा एक इजाफा देखने मिला है। और वीकली कैंडल देखें तो पिछले वीक का जो पूरा कैंडल था अभी तक बुलिश एंगल्फिंग हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है इरकॉन में। और स्पेसिफिकली जो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर अब सस्टेन भी कर रहा है 2 सेशन से। तो मुझे लग रहा है 253 के स्टॉप लॉस से 270 का टारगेट इरकॉन में आने वाले 2 से 3 सत्रों में आ सकता है। इन सत्रों में इरकॉन 270 तक जा सकता है, तो बाय साइड का ट्रेड। सोनिया, आप क्या ट्रेड लेंगी? जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरू जी सबको। यहाँ पे मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा अशोक लीलैंड पे। अशोक लीलैंड पे करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 195 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट रहेगा 220 223। अशोक लीलैंड पे आज हमने देखा है कि एक अच्छे लॉन्ग बिल्डर पोजीशंस ऐड हो रहे हैं और प्लस लास्ट 3 दिन से वो एक 200 के एक बेस को अच्छे से डिफेंड कर रहा है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी यहाँ पे आया है, सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है टुवर्ड्स 220 223 लेवल्स। 23 की तरफ अशोक लेलैंड में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। आशीष, आपका इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा देखिए, मैं जाना चाहूंगा डिफेंस थीम के साथ। हमने इसमें पहले तो कोचिन शिपयार्ड और भारत डायनेमिक्स की भी बात की और ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी। और इसी स्पेस में जो एक स्टॉक हमें काफी पसंद आया वो है मझगांव डॉक। अगेन डिस्क्लोजर है कि ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में है क्योंकि हम डिफेंस पे काफी पॉजिटिव रहे हैं। और मेरा मानना है कि मझगांव डॉक के अंदर में पहले तो टेक्निकल्स की हम बात करें तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से बेस स्टॉक ने 2250 2300 की ट्रेजेक्टरी में बनाए और टेक्निकल प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2800 से 3000 तक की तेजी मझगांव के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक के बिजनेस की बात हम करें कि जो नेवी की अपॉर्चुनिटी है वो करीब करीब जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 37,500 करोड़ की है, जो कि हमको बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंडिकेट करता है और 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आती है। आप ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी एक बहुत ही बढ़िया एक मार्जिन एक्सपेंशन फेज में चल रहा है, जहां पर एक समय तक कंपनी 8 से 9% की एक ऑपरेटिंग मार्जिन बनाता था। अब यही मार्जिन कहीं ना कहीं 13-14% की पूरे कंसोलिडेटेड ईयरली बेसिस पे आना शुरू हो चुकी है। तो मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की काफी स्ट्रांग हो चुकी है। साथ ही साथ 71% जो है वो इंडिजिनाइजेशन होना शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि डिफेंस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और उसमें मझगांव डॉक एक हमारी टॉपिक रहेगी इस पूरे स्पेस के अंदर। जी हाँ, मझगांव डॉक। और मीन जो मैंने बात की थी ना इंडेक्स पे कि 22080 क्रिटिकल है। सभी आप जो लोग इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं 22,080 को इस क्लोजिंग में, इस एक्सपायरी डे में अगर हमें सिक्योर करके ले गए तो बड़ी बात होगी। इससे रिलेटेड इंडेक्स का एक हैवी वेट है, रिलायंस को रखिएगा प्लीज़ 2804 पे। मैं मानता हूँ 22,080 टिक जाएगा, पुल बैक भी आ जाएगा, बशर्ते कि रिलायंस अपनी अहम भूमिका निभाए। 2804 पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इज़ नाउ ट्रेडिंग बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट एक क्रिटिकल पॉइंट पे है। इस सीरीज़ का 2800 फुट राइटर्स का एक पॉइंट है, तो ये ना टूटे तो शायद हमें इंडेक्स को थोड़ी राहत मिले और एक पुल बैक निफ्टी में आ जाए। रिलायंस की काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। रिलायंस से बात करते करते भी 6-7 रुपये का पुल बैक लोअर लेवल से दिया है और वही निफ्टी पे स्क्रीन पे विजिबल भी है। निफ्टी करीब 22,060 से बढ़कर अब करीब 22,112 पे आ गया है। बट क्या वॉलेटिलिटी है। सचिन, आपका रिलायंस पे टेक, और मैं देख रहा हूँ हर बार निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने में और किसी पिवट लेवल को सिक्योर करने में रिलायंस काफ़ी मदद करता है और 100 डे में काफ़ी निर्णायक रहा है रिलायंस के लिए बीते 1 महीने में। आपका व्यू इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैं भी सहमत हूँ आपसे। इनफैक्ट ये एक मेरा प्रेफर्ड स्टॉक था। मैंने एक्चुअली इसे रखा था सेकेंड हाफ के लिए एंड मुझे भी लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है 2800 के आसपास का सपोर्ट काफी ड्यूरेबल है। एंड अगर हम इसका 15 मिनट्स डेटा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक जिगजैग करेक्शन इसने कंप्लीट कर दिया। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में जो एक बाउंस बैक की या रिकवरी की जरूरत है, मुझे लग रहा है वो लेड बाय रिलायंस ही होनी चाहिए। कहीं जाकर हम एक्सपायरी लगभग अराउंड 22,120 से लेके 22,150 के आसपास ही
देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस की भूमिका काफी अहम होगी। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 2805 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर किया जा सकता है, एंड कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 2845 2835 के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस पर ट्रेड स्पीच हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4292 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है। ये करीब 2831 करोड़ से बढ़कर 4300 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है आंकड़ा। वहीं अगर आप ध्यान दें, एबिटा में 81% तक की ग्रोथ है, 5901 करोड़ के आसपास एबिटा का फिगर। 14768 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू के फ्रंट पर डिलीवर किया है। मुनाफा करीब 52% बढ़ता हुआ ध्यान रखिएगा। आय में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब मार्जिन का फिगर मैं आपको फटाफट से बता दूं, ये करीब 40% के आसपास तक का मार्जिन कंपनी डिलीवर कर पाने में कामयाब रही है। ये 24% से बढ़कर मार्जिन्स आप कह सकते हैं डबल हुए हैं, विच इज जस्ट फिनोमिनल। और वो स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, 4319 के लेवल्स आ चुके हैं। और ये स्टॉक आशीष आप काफी क्लोजली ट्रैक भी करते आए हैं। बड़ा मूव आ सकता है नंबर्स के बेसिस पर? बिल्कुल आ सकता है हर्षदा। देखिए, हम हमेशा कह रहे हैं कि जो डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है बड़ी है, और वहां पर पे जैसे कि हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट की ही अपॉर्चुनिटी क्लोज टू 4 लाख करोड़ है आउट ऑफ दिस 10-12 लाख करोड़ अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं। और उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक तरीके का मोनोपोली प्ले है। नंबर्स अपने आप में बयां कर रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन प्रोफाइल यहाँ पे कंपनी की बनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी कर रही है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अब बहुत ही स्टेबल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये स्टॉक इस तेजी में भी 4800 तक के मूव्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखा सकते हैं। हालांकि हमारा तो मानना है कि जिस तरह की डिफेंस की अपॉर्चुनिटी एक लंबे समय तक ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, बट प्योर अगर से मैं एक मीडियम टर्म व्यू लूं तो मेरा मानना है 4800 तक के लेवल्स बहुत ही जल्द HAL के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह के नंबर्स है, एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कंपनी ने क्लियरली प्रेजेंट किया है। तो ये बस इत्तेफाक हुआ कि आप वैसे भी डिफेंस कंपनियों की पर फोकस करे हुए थे, और हाल के भी नंबर्स अभी इस समय आ चुके हैं। अच्छा, बाय द वे, M&M करीब 1.1% ऊपर। कुछ और चीज़ें उनकी प्रेस रिलीज में हाईलाइट की गई हैं। कंपनी कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर वो लगभग 12,000 करोड़ तक का खर्च अगले कुछ 2.5-3 सालों में करते हुए दिखाई देंगे। तो इंटरेस्टिंग दरअसल अपडेट्स वहाँ पर आएंगे। इनफैक्ट कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी चाहिए, कोशिश करेंगे वहाँ पर डिप इन करने की। उससे पहले एक स्टॉक जो एक आउट परफॉर्मर रहा है, और सोनी इस पर एक फटाफट से व्यू दीजिए। ओबरॉय रियल्टी 8% के गेन्स, 18-19% का OI एडिशन। ये हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो ओबरॉय रियल्टी में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आया है। 640 के लेवल पे चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, और ऑप्शन चेन में 1700 के ऊपर ब्रेकआउट है। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। पोजिशनल प्ले पे यहाँ पे 1800 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। ऑन एनी डिप्स टुवर्ड 1680 वहां तक बाय कर सकते हैं। 1640 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले के लिए 1800 यहाँ पे एक पॉजिटिव टारगेट बनता है। NLC की अब बात करेंगे। ओबरॉय रियल्टी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी 1705 NLC, क्योंकि यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं और थोड़े से एग्जीक्यूशन डीलेज हुए हैं, जिसके चलते हमने देखा है कुछ दबाव बनता दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मुनाफा 86% की कमी दिखा रहा है। आय में 31% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स पर भी प्रेशर है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मौजूद है। मिस्टर प्रसन्ना, एक तो लोअर अदर इनकम, अनदर पॉइंट वाज यू हैड अ वन टाइम प्रोविजनिंग. Can you give me the quantum of that provisioning for this quarter that has somewhat impacted your profitability? मैडम, एक्चुअली लास्ट फाइनेंशियल ईयर एनएलसी के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहा। हमारा पैट 31% इंक्रीज हुआ, पीबीटी ऑल टाइम हाईएस्ट हुआ, एबिटा भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। ये जो Q4 का जो डिक्लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, वो पिछले साल में Q4 में हम लोगों को रेगुलेटरी मूवमेंट हुआ है, फेवरेबल रेगुलेटरी मूवमेंट हुआ है। इसलिए पिछले साल Q4 में हमारा जो रेवेन्यू एंड पैट ज़्यादा था, इसीलिए जो है हमें इस क्वार्टर में हमें थोड़ा डिक्लाइन दिख रही है।
अदरवाइज हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनएलसी इंडिया लिमिटेड का पिछले साल का बहुत अच्छा रहा एंड और ऑल टाइम हाईएस्ट पीबीटी हम लोग कर पाया है और ऑल राउंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है। पर्टिकुलरली Q4 में हमारा जनरेशन और कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन सब कुछ पिछले साल क्वार्टर से ज्यादा था, क्योंकि पिछले साल में वो पॉजिटिव रेगुलेटरी मूवमेंट था, उसके वजह से ये कुछ डिक्लाइन दिख रही है। अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हुआ। ओके तो पिछले साल शायद एक हाई बेस का इम्पैक्ट भी यहाँ पर, इसीलिए इस साल थोड़ा सा नरम देखने को मिल रहा है। अच्छा, माइनिंग रेवेन्यूज में स्थिति मैं देख रही हूँ थोड़ी से दबाव वाली है। अगर कुछ ब्रेकडाउन दे पाए उसका, क्योंकि ये 2186 करोड़ के आसपास आपका माइनिंग रेवेन्यू आया है। मैडम, हमारा इस साल जो है हमारा कोल प्रोडक्शन 26% इंक्रीज हुआ है और कोल प्लस लिग्नाइट मिला के हम लोग ऑल टाइम हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया है। लेकिन जो रेवेन्यूज हैं, कोल सेल से जो रेवेन्यूज है उसमें थोड़ा सा कमी दिखी है, क्योंकि जो प्रीमियम्स है, ई ऑप्शन का प्रीमियम्स है वो थोड़ा सा कम हुए हैं, उसी के वजह से थोड़ा रेवेन्यू का में डिप दिख रही है। अदरवाइज प्रोडक्शन वाइज हम लोग का जो है ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन किया गया है पिछले साल में। ओके सर, आपका जो, मैं क्योंकि अभी हर्षदा ने यहाँ पे माइनिंग रेवेन्यूज़ की बात की, मैं पावर सेगमेंट की बात करना चाहता हूँ मिस्टर प्रसन्ना। यहाँ पे आपके पावर रेवेन्यूज़ में भी करीब 38% की अगर आप देखें गिरावट है। एग्जैक्टली यहाँ पे FY25 का फर्स्ट हाफ या फिर फर्स्ट क्वार्टर कैसा रह सकता है? और एक और चीज़ सर, ग्रीन पावर एडिशन अप्रॉक्सीमेटली द स्पैन ऑफ 12 to 24 मंथ, वो कितना टारगेट है आपका? ये पिछले साल में Q1 एंड Q2 में कुछ लैंड पोसेशन इश्यूज के वजह से लिग्नाइट प्रोडक्शन में कमी थी और उसके वजह से जो है पावर प्रोडक्शन भी ओवरऑल हमारा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन Q3 पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुके थे, इसलिए हमारा Q4 में हमारा कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन एंड पावर जनरेशन वो सबसे ज्यादा रहा है चारों क्वार्टर का कंपेयर करने से। और आगे जाके हमारा जो है लैंड प्रॉब्लम्स अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो हमारा 24-25 में हमारा कोल प्रोडक्शन लेवल, लिग्नाइट प्रोडक्शन लेवल्स एंड जनरेशन लेवल्स पिछले सालों से बहुत अच्छा रहेंगे। और रिगार्डिंग ग्रीन पावर, ऑलरेडी हम लोग 1.4 गीगावाट का ग्रीन पावर ऑपरेट कर रहे हैं और 2 गीगावाट का रिन्यूएबल्स सोलर पावर स्टेशंस गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में काम चल रही है, जिसमें सोलर भी है और विंड भी है। और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कम से कम 300 मेगावाट का सोलर पावर ऐड कर पाएंगे और 1.5 साल में पूरा 2 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड कर पाएंगे। ओके मैं मतलब प्रसन्ना जी इस पे आने ही वाला था, इनफैक्ट आपने वो आंसर पहले ही दे दिया। ठीक है, मैं सोलर कैपेसिटी के बारे में पूछने वाला था। ये यूपी पावर प्रोजेक्ट जो है सर आपका, एग्जैक्टली ये कब तक कमीशन हो जाएगा, फुली कमीशन? ये हमारा जो है तीनों यूनिट में 90% से ज़्यादा काम हो चुका है और एक यूनिट में हम लोग ऑलरेडी ऑयल सिंक्रोनाइजेशन भी कर चुके हैं। आगे 1-1.5 महीना में हम लोग यूनिट नंबर 1 का कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर करने वाले हैं और यूनिट नंबर 2 सितंबर अक्टूबर में करेंगे और यूनिट नंबर 3 फरवरी मार्च में। तो तीनों यूनिट इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर होंगे और ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे अभी माइनिंग की बात हुई और सोलर कैपेसिटी की बात हुई, ग्रीन पावर एडिशंस की बात भी हो गई, यूपी प्रोजेक्ट की बात भी हो गई। सर ये आपकी जो कोल माइन थी झारखंड में, उसके लिए आपको अप्रूवल मिल भी चुका है, तो वहाँ जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली? हाँ, यहाँ पर हम लोग का सभी एक्टिविटीज काफी एडवांस स्टेज में है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जून जुलाई तक हम लोगों का प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाए और यहाँ का स्ट्रिपिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी ऑफ कोल भी बहुत अच्छा है। तो जून जुलाई से हम लोग उसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे और वहाँ से कोयला हम लोग घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बेचेंगे। तो और घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन का जनरेशन करने में वो योगदान देगा। ओके,
तो जून जुलाई तक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो झारखंड माइन है उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली सर, जो तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आपका कितना बकाया है, और जो डिस्काउंट्स पे जो ड्यूज़ हैं वो इन FY25 वो कितने क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपकी रिसीवेबल्स कितनी बढ़ जाएगी उसमें से उससे? हमारा जो है जो ड्यूज पोजीशन हमारा 1.5-2 साल पहले तक बहुत खराब पोजीशन में था, लेकिन जो इंटरवेंशंस हुए हैं, जो एनकरेजिंग स्कीम्स हुए हैं, बिल डिस्काउंटिंग स्कीम, इंस्टॉलमेंट स्कीम, उसके वजह से हमारा जो है कोई लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग ड्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन रेगुलर बेसिस हमारा बेनिफिशरीज से हमें मिल रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा रियलाइजेशन 100% से भी ज़्यादा रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है। ये आगे जाके इंस्टॉलमेंट और बिल डिस्काउंटिंग स्कीम में वो फर्दर कम हो जाएंगे और सितंबर तक हमारा जो है सभी ड्यूज फुल्ली क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग ड्यूज। मिस्टर प्रसन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय डिटेल्स में बताने के लिए कि क्या तिमाही रही है। एंड गुड लक सर फॉर FY25। अच्छा, इस बीच हाल जिसके नंबर्स कुछ ही देर पहले आए थे वो स्टॉक 4400 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्चुअली पंख ही लगे हैं, 5% तक के गेन्स। गावा जी ट्रेड ले रहे हैं क्या हाल में? हेल का ट्रेड जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो बढ़िया है बिल्कुल, और जो सुबह जो सेटअप था उससे भी अच्छा है। 4400 ये अब की बार 4500 पार कर दे। हमने लास्ट टाइम बात की थी जब 3800 था कि 4000 पार कर लेगा। अब तो यहाँ पर फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है जब वो ब्रेकआउट मिला 4000 से, तो यस इट्स अप, स्टॉप लगाना पड़ेगा 4300 एंड ट्रेड लॉन्ग। थोड़ा डीप स्टॉप है पर उतना जरूरी है। देखते वो स्टॉक अब लगभग 6% ऊपर आ गया, 4432 के लेवल्स हाथों हाथ। दरअसल बाजार ने उन नंबर्स को लिया है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। टॉप परफॉर्मर है इस समय ये वायदे का ओबरॉय रियल्टी के बाद। अच्छा, आज तो थोड़ा सा दरअसल पिकअप आईटी की तरफ आया है, और वीरू आप लोग ये शायद सुबह में डिस्कस भी कर रहे थे जिस तरह का अमेरिका का डेटा उभर कर आया। अब देखिए मिड कैप में कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिग बॉय आईटी स्टॉक सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यही आज मेरे ख्याल में सेविंग ग्रेस है इस मार्केट की। बिल्कुल हर्षिता, आई थिंक अगर आईटी ना होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि निफ्टी का स्तर आज क्या होता। आई मीन 9:15 से एग्जैक्टली अगर आप देखें यही शूटअप हुआ आज, आईटी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, आपकी राय आशीष इस वक्त क्या है? आई मीन इस बाज़ार में बहुत आत्मविश्वास से अगर कुछ खरीदना हो, या तो आपके पास M&M या फिर HUL जैसी अर्निंग हो, HUL जैसी जिस प्रकार की अर्निंग है, बट अगर वीकनेस को कहीं पर बाय करना है, फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, फॉर इंस्टेंस L&T पिछले कुछ समय वीकनेस रही है, फॉर इंस्टेंस एंटायर IT। अब नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, वहाँ की प्राइस परफॉर्मेंस पर हमारे में कितना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। आप आईटी की इस वीकनेस को, मैं आज की इस स्ट्रेंथ को इंटरडे स्ट्रेंथ मान रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी तो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 33,800 पे प्लेस्ड है, वो भी नहीं अगर आप देखें तो आ रहा है स्क्रीन पे। आप आईटी के इस पुल बैक को सिर्फ एक ट्रेडिंग पुल बैक मान रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एक सीरियस पुल बैक है? अब ये जो गैप परसिस्ट कर रहा है ये फुलफिल होगा, सीरियस बाइंग आप करेंगे आईटी में? वीरेंद्र, मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा सा आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस आने में समय लगेगा। मुझे लगता है मोर ऑफ ट्रेडिंग बाउंस है, क्योंकि जो आप नंबर्स वहां दिख रहे हैं वो हमारी कंपनीज में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ना हम जो QOQ नंबर्स की हम बात करते हैं वहां पर पे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ना ही जो कमेंट्री है उसमें कोई एक सिग्नल्स हमें नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर में जब तक ये कंपनी स्पेसिफिकली फोकस्ड है डिजिटल या मशीन लर्निंग या AI के अंदर में, और वो कोर रेवेन्यू हो, तब तो शायद आप देखेंगे कि वहां पे अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छे से सरप्राइज करेगी। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड प्ले के तौर पर आईटी की जो कंपनीज है उनमें नंबर्स अभी भी डिसअपॉइंटिंग रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पुल बैक है, ट्रेडिंग पुल बैक है एक गिरावट के बाद। बट स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अभी एक अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा, और अभी एक वेट एंड वॉच की ही अप्रोच हम आईटी के अंदर में मेंटेन रख रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप रिलायंस लेके आइए। देखिए इंडेक्स जो है वो एक ना एक स्टॉक संभाल के रखता है, और मैंने जैसे रिलायंस को देखा ना, आई मीन
2800 पे एक पे बात हुई थी, 2815 और यही 15 पॉइंट, और आप देखिए निफ्टी अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रिकवर हो गया वहाँ से। तो रिलायंस एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ इस वक्त, और अच्छा मूव रिलायंस में। और ये देखिए निफ्टी 22,178। प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, इंडेक्स को देखना तो आजकल गुनाह हो गया है। बेटर है स्टॉक्स को चेस करें अनटिल अनलेस आपको सुबह 100 पॉइंट की गैप अप ना मिले। अभी आपका वो स्टॉक कौन सा होगा जिसको आप चेस कर रहे हैं? जी वीरू जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि इंडेक्स को अगर चेस करने जाए, ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड, कहीं पे भी एक डिसेंट ट्रेड नहीं बन रहा है, काफी चॉपी और एक्सपेक्टेड है। हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं। जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, तो लॉरस लैब्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक स्क्वीज फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो यहाँ पे 430 का स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के 465, 465 का टारगेट, 430 का स्टॉप लॉस। लॉरस लैब्स में एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं। इस बीच गेल के नंबर्स आ गए हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर आया है वो 2177 करोड़। ये हल्का सा मिस है, क्योंकि 2700 करोड़ के ऊपर के मुनाफे का इंतज़ार दरअसल मार्केट कर रहा था, और ये 2177 करोड़ के आसपास गेल का फिगर आया है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। ये पहला आंकड़ा आया है। अब रेवेन्यू और ओवरऑल ऑपरेशंस में किस तरह की वृद्धि है वो डिटेल्स कुछ देर में आएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो घटा है, ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू के फ्रंट पर 32,317 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। 32,689 करोड़ का नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये एक हल्का सा मिस ज़रूर है। तो प्रॉफिट में एक बड़ा मिस, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर एक माइन्यूट मिस है। अब आप देखिए ऑपरेशनली स्थिति क्या है। 3,559 करोड़ का एबिटा, 3,795 करोड़ का अनुमान था, तो ये नतीजे फीके ही पड़ रहे हैं। मुनाफा जो प्रॉफिट मार्जिन है 11% के आसपास आता हुआ, 11.6% के आसपास एक्सपेक्टेशन थी। तो बड़ा मिस इनफैक्ट आप कह सकते हैं एबिटा और साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रंट पर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सभी पैरामीटर्स पर ये एक मिस है, इसीलिए सीधे तौर पर यहाँ पर मंदी की पोजीशंस जुड़ती हुई देखते ही देखते स्टॉक करीब 4% नीचे आ गया है। आशीष, ट्रैक करते हैं आप गेल? हर्षदा, हम लोग थोड़ा सा इस दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि वोलेटिलिटी काफी अर्निंग्स में रही है, और हमने इससे पूरे पब्लिक सेक्टर स्पेस को प्ले करने के लिए डिफेंस पावर, ये जो दो स्पेस है इनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। तो या तो इससे रिलेटेड हम कंपनीज के अंदर में अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, या अगर से हमें इस पूरी पब्लिक सेक्टर को प्ले करना है तो CPSE ETF एक बहुत ही बढ़िया तरीका होगा इस तरह की थीम्स को राइड करने का। तो गेल हम इस समय पे हमारा कोई इस पे व्यू नहीं है, और हम वेट एंड वॉच की अप्रोच इसके अंदर भी मेंटेन रखते हैं। अब स्टॉक क्रैक करने लगा है सुदीप। गेल 194 के नीचे क्या लग रहा है? हर्षदा जी, अगर गेल के चार्ट को यदि हम देखें ध्यान से, तो जो हिसाब से मोमेंटम गेल में आ रहा है, मुझे लग रहा है ये 192 के नीचे यदि सस्टेन करेगा तो यहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा करेक्शन देखने मिल सकता है। 192 इसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो पिछले सप्ताह भी यहाँ से ही सपोर्ट लेके स्टॉक रिवर्स हुआ था। तो मुझे लग रहा है 191 192 के लेवल के नीचे यदि गेल सस्टेन करेगा तो अगला जो फॉल आएगा वो 183 और 185 के लेवल्स के आसपास आ सकता है। और पिछले 10-12 दिन का यदि हम ट्रेंड भी देखें तो हमें ये डिक्लाइनिंग मोमेंटम में दिख रहा है। लगातार 210 से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया था स्टॉक ने 202 के करीब, पर वहां पे भी स्टॉक ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जब तक 198 199 के लेवल के ऊपर अब गेल सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता है यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ सकता है। एंड जिनकी भी पोजीशन है लॉन्ग साइड पे, मेरी राय उनके लिए यही रहेगी कि 191 का एक स्टॉप लॉस रख ले, जो कि अब बहुत नजदीक आ चुका है। पर 191 के नीचे फिसलेगा तो 183 और 181 के लेवल्स ये स्टॉक में आ सकते हैं, जो कि 100 DA में है। फैक्ट उसी ब्रिंक पर आ गया। 191.35 किस तरह आपकी स्क्रीन पर है, और इसके नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स और गिरावट आ सकती है। चलिए, ये गेल की बात हुई जो ड्रैग कर रहा है, लेकिन फटाफट से बात करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर भारती एयरटेल की, साथ ही अपोलो टायर की। यतन हमारे साथ है। नंबर्स बाजार ने देख लिए हैं और उसके बाद कॉमेंट्री पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। यतन, क्या कहा है कंपनियों ने? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो 3 बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केपेक्स काफ़ी स्लो रहने वाला है, आगे जाके कंपनी को कम केपेक्स करना पड़ेगा,
और जो एक्स्ट्रा कैश बचेगा, क्योंकि केपेक्स आप कम करेंगे, डेट रिटायरमेंट यानी कर्ज कम करने पे कंपनी फोकस करेगी, जो कि एक पॉजिटिव माना जा रहा है बाजार में। ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट जो है वो नोन है, वो है टैरिफ हाइक का। भारतीय एयरटेल के हिसाब से क्योंकि रिटर्न जो है लागत पे काफ़ी महंगी हो रही है, तो टैरिफ हाइक ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 9.5% है। तो कहीं ना कहीं टैरिफ हाइक ज़रूरी है। और 300 रुपये आरपू तक भी अगर कंपनियां पहुंच गई, फिर भी भारत में जो उपभोक्ता हैं वो सबसे लोएस्ट टैरिफ्स एंजॉय करेंगे। तो कहीं ना कहीं टैरिफ हाइक को लेके भी मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी। ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया के फंड रेजिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा अटकलें बाजार में है कि Q1 में कहीं ना कहीं ये टैरिफ हाइक होता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस को लगता है कि 20 से 25% के आसपास आपको ओवरऑल बेसिस पे टैरिफ हाइक आता हुआ नज़र पड़ेगा। ब्रोकरेज की माने तो सभी का बाय कॉल है। 1400 से लेकर 1600 तक के भारतीय एयरटेल पे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स की बात करें, ऑब्वियसली वॉबक पिंकस के ब्लॉक डील की एक मार्केट में स्पेकुलेशन है, जिसके कारण स्टॉक थोड़ा बहुत आज प्रेशर में है, लेकिन ऊपरी लेवल से ऑब्वियसली 2-3% ऊपर है। यहाँ बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है। जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया है, नोमुरा ने रेटिंग अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। जो 3% कंपनी ने टैरिफ हाइक लिया है टायर की डोमेस्टिक मार्केट में, वो कहीं ना कहीं कवर अप करेगा उनके एनवायरमेंटल कॉस्ट को। और यूरोपियन ऑपरेशन की बात करें तो मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ से मार्जिन परफॉर्मेंस और सेल्स में सुधार आना चाहिए ओवरऑल बेसिस पे, और ये वैल्यूएशन के लिहाज से ब्रोकरेज को अट्रैक्टिव लग रहा है, और शायद इसीलिए बहुत सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पॉजिटिव बन के चल रहे हैं। और 2 ब्रोकरेजेस जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ अपग्रेड करते हुए नजर पड़े हैं अपोलो टायर का स्टॉक। अपोलो टायर्स में भी अपग्रेड और भारती को भी थम्स अप मिलता हुआ, और ये स्टॉक्स इस समय के आउट परफॉर्मर्स हैं। अच्छा, सचिन ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, फटाफट से सचिन बताइए, फिर मैं चार का चौका शुरू करूंगी। अच्छा, आई थिंक चार का चौका में ये कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने अच्छी तरह डिफेंड किया है, एंड एक अच्छा कंसोलिडेशन 60 मिनट्स चार्ट पे मैच्योर हो चुका है। तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 910 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 876 पे, एंड खरीदारी करनी है JSW स्टील के फ्यूचर पे। को मैं चौका वाला ट्रेड मानूं कि कुछ और आप देने को तैयार हैं? फिलहाल ये चौका वाला ट्रेड ही ठीक है, चलिए, तो फिर ये F&O का सुपरस्टार आ गया। प्रशांत, फटाफट से सस्ता ऑप्शन दीजिए। तो हर्षा जी, यहाँ पे मैं एक ऐसा ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ जहाँ पे रिस्क कम है। रिस्क कम इसलिए क्योंकि बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को पिकअप होना है तो इस स्टॉक का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। HDFC बैंक 1450 1450 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 26 पे चल रही है। इसको थोड़ा अगर कूल डाउन होके मिले ये 23 के आसपास, तो ये बहुत अच्छा बाय हो जाएगा। आप वहां पे ऐड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 16 का। यहाँ से टारगेट रखेंगे 35 35 और नेक्स्ट टारगेट 40 40 का। ओके, HDFC बैंक में आप पुल बैक। वैसे प्रशांत, आपकी बात तो मेरे को समझ में नहीं आई। सबसे कम रिस्क वाला HDFC बैंक है। इस बाजार का इस वक्त सबसे रिस्की स्टॉक है। आज आपको उसमें कम रिस्क नजर आ रहा है, बट जी वीरू जी, बेस अच्छी फॉर्म हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है। मेरा जो कहना है वो ये कि स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेस के नजदीक है। यहाँ से पिकअप हो तो रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। नहीं, मैं कोई विरोधाभास नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक ये काफ़ी रिस्की रहा है, लेकिन आपने इंट्राडे में कोई बेस फाइंड कर लिया तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं, अगला ट्रेड पिक करते हैं सोनी पटनायक जी से। आज का चार्ट का चमत्कार। सोनी जी, क्या पिक करते हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरा स्टॉप पिक रहेगा जाइडस लाइफ में। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे फ्यूचर्स पे 990 का, और टारगेट बनेगा 1050 1055। जाइडस लाइफ में आज एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट अबव 1000 लेवल नजर आया है, प्लस वॉल्यूम्स भी प्रीवियस डे वॉल्यूम को क्रॉस किए हैं। एट द बैक ऑफ 9% लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस आज ऐड हुए हैं, सो काफी पॉजिटिव लगता है यहाँ से फॉर 1050 टारगेट। बिल्कुल। और अब चलते हैं, अच्छा इस बीच पहले निफ्टी लेके आइएगा प्लीज़। निफ्टी और इंट्राडे चार्ट रखिएगा रिलायंस का।
जहाँ से बात हुई थी रिलायंस पे, रिलायंस वहाँ से 25 रुपये चल गया, 25 रुपये। बट जनाब आज की वोलेटिलिटी को सलाम है, 25 रुपये रिलायंस चला और लगभग वहाँ से 150 पॉइंट निफ्टी चल गया। अच्छा खैर छोड़िए, अब आशीष के पास चलते हैं। आशीष जी, आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? कंपनी का नाम ले रहा हूँ, वो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में है और कंपनी पहले तो डिस्क्लोजर है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है। वाटेक वाबा एपेक्स पीएमएस में हम इसको होल्ड करते हैं। हमें काफी पसंद है ये कंपनी, क्योंकि अभी हमें लगता है कि वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में काफी काम शुरू हो चुका है, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, डेसिलिनेशन हो या रिसाइकलिंग हो, इस सभी के अंदर में एक बड़ा काम शुरू हो चुका है। 12,500 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है और कंपनी की जो टॉप लाइन है वो क्लोज टू 3,000 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 4x बुक टू बिल रेशियो है। कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग हुई है, जहां 8 से 9% की ऑपरेटिंग मार्जिन थी, वो अब 13-14% की ऑपरेटिंग मार्जिन में जा चुका है। और हमें लगता है कि वाटर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा। तो हमें लगता है थीमेटिक एक थीम के तौर पर वाटेक वाबा हमें काफी पसंद है। अब लेवल्स की हम बात करें तो टेक्निकली एक बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक ने 900-920 की ट्रेजेक्ट्री में बनाया है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 1,200 रुपए तक के मूव, यानी यहां से करीब 20 से 22% की तेजी वाटेक वाबा के स्टॉक में प्योरली ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स देखने को नजर आ सकती है। ओके, वाटेक वाबा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मतलब आज इस क्रम की जिससे शुरुआत हुई, प्रशांत जी की तरफ से HDFC बैंक का ऑप्शन आया और वो हमने पिक किया, और ये एक कॉल थी 1450 की जो प्रशांत जी ने पिक की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 3540 ऑन द हायर साइड, स्टॉप लॉस 16, करीब 26 पैसे पे आपको बाय करना है। सचिन जी ने जो ट्रेड पिक किया वो आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, JSW स्टील फ्यूचर्स 910 के लक्ष्य के लिए 884 के लेवल पे आपको खरीदना है। उसके बाद सोनी पटनायक जी ने जो ट्रेड पिक किया वो था ज़ायरस लाइफ 1050-1016 की रेंज में आपको खरीदना है 50 के लक्ष्य के लिए। और आशीष चतुर्बोता जी ने जो अभी मिड कैप फंडा पिक किया वाटेक वाबा। इस बीच लेके आइए आप निफ्टी। ओह माय गॉड, आज इंट्राडे में 300 पॉइंट की 250 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही है और पहला स्विंग लेके आता हूँ 313 और करीब 108, यानी पहला 200 पॉइंट का, अगला फिर 180 पॉइंट का और ये करीब 190 पॉइंट का स्विंग। 150, 180, 190 3 स्विंग ड्यूरिंग द डे। और ऐसी वोलेटिलिटी आई थिंक बहुत मुश्किल है हैंडल करना। खैर इस बीच HL लेके आइए आप स्क्रीन पर, और HL मेरे ख्याल से पोस्ट अर्निंग हर्षता, ये आप हर्षता कह सकते हैं, आई मीन पोस्ट कोविड जिस स्टॉक ने अब तक का सबसे बड़ा और ड्रीम रन दिया, इट्स आई थिंक HL, है ना? अब वीरू, अब मेरे को ना वो पायलट्स हैंडबुक में जाकर ब्लू स्काईज वैसी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हर रोज़ ये स्टॉक जब भी इसने आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर एक अलग ही ट्रैजेक्टरी में गया है और एक बहुत ही बढ़िया प्लेस में देखने को मिला है। इट्स अनबिलीवेबल। बिल्कुल, इसका 5 जनवरी 2022 को प्राइस था 653 रुपये। इसकी IPO जो था, मतलब जो लिस्टिंग हुई थी वो थी करीब अगस्त 2021 की 725 पे। अभी कल आशीष आई थिंक इस पर एक जो प्रकाशित एक रिपोर्ट थी उसका उल्लेख कर रहे थे, उसको एक दिन फिर उस पर बातचीत करेंगे। बट एट 24549 मात्र अगर आप इस CY24 में देखें तो आप समझ लीजिएगा कि इसका ये साल शुरुआत हुई थी करीब आप समझ लीजिएगा कि 2743 पे। मतलब इस साल मात्र इन 4-5 महीनों में ही 2700 रुपये से करीब 4551 की ट्रैजेक्टरी। आशीष, आपने इस पे काफ़ी फोकस किया है, आपने मसगांव डॉक पे काफ़ी फोकस किया है। अच्छा, आशीष चले गए हैं हमारे साथ, अभी जब कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को और शायद किसी और के लिए पैरेलली अलाइन करना अपने आप को बहुत मुश्किल हो। लेकिन सचिन, BL पे आपका टेक क्या है? BL ने भी अपने आप को बीते एक साल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। मेरे ख्याल से मात्र अप्रैल में ये स्टॉक 170 से 230 की ट्रैजेक्टरी में। BL पे आपका टेक? विंदर जी, यहाँ पर जो लॉन्ग बायस है अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट 2 बार स्टॉक 230 के सपोर्ट के नीचे
स्लिप हो चुका था, बट कहीं पर भी मेजर डिस्टॉर्शन यहाँ पर नजर नहीं आया था। एंड जिस तरीके से अभी भी इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर 255 256 तक की ओपन है। तो फिलहाल तो मुझे कहीं पर मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसका जो वीकली आरएसआई है वो लगभग मंथली आरएसआई है वो ऑलमोस्ट अराउंड 90 लेवल्स के आसपास ट्रेंड हो रहा है। बट फिर भी जिस तरीके से ये अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, वहां से रिकवरी आ रही है, तो मुझे लग रहा है एक फाइनल मूव बन सकती है 250 255 जोन के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी 229 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, BLB अगर आप देखें स्ट्रेंथ आज तो नहीं, बट याद रखिएगा ये अभी भी अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। एक बार आप लेके आइएगा टेक महिंद्रा। मैं IT में फिर जाना चाहूँगा और टेक महिंद्रा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है और अब ये 28 फरवरी 2024 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी उसको काटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आज इंट्राडे में एक बार इसने अटैम्प्ट किया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट मानस अगर निफ्टी IT अपना एक मूव टुवर्ड्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर उससे ऊपर तय करना शुरू करे तो क्या सबसे अच्छी तरीके से प्लेस्ड टेक महिंद्रा है? आप ये कहने में सक्षम है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप मॉर्निंग से देखें तो डिप जरूर मिले हैं मॉर्निंग से, लेकिन हर डिप पे बाइंग देखने को मिली है। मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है 1340 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। 1300 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1285 1285 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको IT में दिखी है आज दिन भर। सचिंद्रन ने एक और ट्रेड आइडेंटिफाई किया। सचिन, क्या स्पॉट किया? हर्षदा, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक काफी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव अनलॉक हुई है। जिस तरीके से इसने पिछले 15 मिनट में डेटा माउंट किया है, मुझे लग रहा है 9660 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस था ये ब्रेक किया है। एंड लगभग पोटेंशियल है कि 9870 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाए। तो 100 पॉइंट की यहाँ से तेजी अभी भी नजर आ रही है, तो मोमेंटम चेस करना चाहिए 9640 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड चेस करने की अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर एक मौका बन रहा है। अच्छा, इस बीच एक बार फटाफट से प्रोड्यूसर साहब, जब हम हाल मेंशन कर रहे थे उन्होंने कहा कि BL पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी कुछ मोमेंटम आया है, वो भी ट्रेड एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके लिए। सोनी, क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कंसिडरिंग सचिंद्रन ने पहले इस पर एक बाय कॉल दिया है, लेकिन क्या इसे चेस किया जाए? डेफिनेटली हर्षदा जी, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 230 का बहुत ही अच्छा बेस है, सो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे 230 स्टॉप लॉस के साथ। एंड पहला जो इसका टारगेट या रेजिस्टेंस है वो 241 का रहेगा। उसको क्रॉस करके आपको एक फ्रेश रैली पोजिशनल बेसिस पे 260 की तरफ भी मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। पोजिशनल प्ले के लिए 260 टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 260 का टारगेट सोनी कह रही है, इसे होल्ड कीजिए। इन्फो एज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक 2% नीचे दिखाई देगा। नतीजे कुछ ही देर पहले आए, नंबर्स में मुझे ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट कुछ बुरा या गड़बड़ नहीं लगा। प्रॉफिट 18% बढ़कर आया 211 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 8% का स्पाइक देखने को मिला है, 608 करोड़ का फिगर। EBITDA बढ़ा है। मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन स्टॉक कोशिश तो कर रहा है रिकवर करने की। 2% नीचे है ये फिलहाल। सुदीप, चार्ट्स पर क्या संकेत है? इन्फो एज ये थोड़ा सा साइडलाइंस पे हो गया आजकल। हर्षदा जी, अगर हम इन्फो एज के चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हिसाब से एक साइडवेज मोमेंटम भी देखा गया था और थोड़ा वीकनेस भी पिछले कुछ सेशंस में देखा गया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक इन्फो एज में 6000 के लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक लोअर साइड पे हमें 5600 5650 के लेवल्स तो पहले ही आते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि ये 5600 के नीचे टूटता है, जहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो अगला लेवल जो आएगा यहाँ पे 5400 होगा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा रुक के यहाँ पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए। भले मीडियम टर्म में एक अप ट्रेंड में था, बट पिछले कुछ दिनों से जो हिसाब से हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पे।
सही है, लेकिन कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा रिबाउंड रिक्रूटमेंट बिजनेस में पिछले कुछ वीक क्वार्टर्स के बाद आता दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छा पॉइंट है। और बिलिंग जो है Q4 में करीब 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है, वो भी एक पॉजिटिव है। देखते हैं इसे बाजार कैसे लेता है कल जब वो कॉन कॉल के बाद रिपोर्ट्स आएंगी। फिलहाल तो ये स्टॉक थोड़ा सा वीकर साइड पर टेक्निकल्स के आधार पर है। लेकर आइएगा वो स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे इस कार्यक्रम की शुरुआत में, M&M। नंबर्स हमने देख लिए, पहले थोड़ा शांत था लेकिन अब एक पिकअप आया है। स्टॉक 2329 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2337 का डे हाई। अनीश शाह कंपनी के चेयरमैन इस समय बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये एक तो मैं आपको मेंशन कर रही थी कि ईवी सेगमेंट में वो 12,000 करोड़ तक का निवेश आएगा, वो डिस्क्लोज्ड है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन कंपनी लगभग 37,000 करोड़ तक का कैश अगले 3 सालों में डिप्लॉय करती हुई दिखाई देगी। सबसे ज्यादा कैश डिप्लॉयमेंट ऑटोमोटिव सेगमेंट में ही जाने वाला है, ये कंपनी के हेड की तरफ से बयान आता हुआ दिखाई दिया है। ज्यादातर कैश सेल्फ जनरेटेड होगा, यानी कि कंपनी फंड रेज कम ही करेगी, और जो बिजनेसेस परफॉर्म बेहतर कर रहे हैं वो डेफिनेटली कैश ज्यादा रेस कर पाएंगे या फिर जनरेट कर पाएंगे। तो 37,000 करोड़ तक का कैश अगले 3 सालों में डिप्लॉय करेगी कंपनी, जिसमें ज्यादातर कैश क्लियरली ऑटोमोटिव साइड पर आता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल कुछ बयान भी आए हैं। चलिए अब इस मार्केट पर एक और पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में UTI AMC के सचिन त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं। वीर, उससे पहले आपको जोड़ना चाह रहे हैं। हैशटैग मैं कहता निफ्टी एक बार देखिएगा, अभी कुछ देर बाद इंटरडे हाई पे भी गया और सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक स्टॉक 2802 पे हमने रिलायंस, देखिए मैंने कोई ट्रेड वकालत की थी सचिन ने, लेकिन हाँ मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन सिंगल हैंडेडली सिंगल स्टॉक 2840 पे 40 रुपए का मूव हर्षता रिलायंस का। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है, ऑल कर्टसी रिलायंस। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिएगा इस घंटे के। वैसे इस घंटे IT कंपनी में और तेजी बनती दिखाई दी है वीरू, और साथ ही साथ कुछ जो रौनक आई है वो टाटा कंज्यूमर की तरफ से भी आती हुई दिखाई दी। ये थोड़ा सा एक सरप्राइज मूव है, आपको करीब 2.64% के आसपास की बढ़त टाटा कंज्यूमर दिखाएगा। 2% की जो बढ़त है वो पिछले आधे घंटे में ही देखने को मिली है। ये जो अचानक स्पाइक आता हुआ नजर आया, प्रशांत क्या ट्रेड के पक्ष में है कंसिडरिंग अब ये 1100 की तरफ फिर बढ़ने लगा है? दर्शा जी, एक्चुअली कुछ देर पहले ये मेरे रडार पे था, एक बेस फॉर्मेशन नजर आई थी, और अभी अगर देखें तो वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है आज का जो लो बना हुआ है करीबन 1057, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, और कैश में ही ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान कीजिए, स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए। 1055 स्पॉट यानी आज के लो के नीचे, और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हैं। गैप है, अगर आप देखें करीबन 1140 तक आप पहला लेवल एक्सपेक्ट कीजिए, और उसके ऊपर करीबन 1160 तक। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और इसको बाय किया जा सकता है। इस बीच क्या सेशन है, आई मीन निफ्टी अब डे हाई पर 22,333, और HDFC बैंक जो आपने मार्क किया था वो भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और HDFC बैंक का ये लेवल का मतलब क्या है, हालांकि HDFC बैंक अभी भी अपने सारे लेवल्स से बहुत दूर है, मतलब शॉर्ट टर्म की वजह से भी काफ़ी दूर है। कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच एक स्टॉक स्क्रीन पे और आ रहा है, एंड दैट्स आई थिंक टाइटन, करीब 3321 पे। हल्का सा इस पर देखिए कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं और एक चीज़ इनके फेवर में और नहीं जा रही है कि गोल्ड प्राइसेस फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं 73,000 की रेंज में, और इस बार के नंबर्स में आपको ज्वेलरी सेगमेंट में आया हुआ वो प्रेशर नज़र आएगा भी, बट स्टिल मानस ये लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ और 7 मई के बाद के अब तक के सारे जोन्स जो हैं वो बाइसेक्ट करता हुआ। आपका टेक इस वक्त? तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 3250 और 3225 की रेंज में बॉटम जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी 10 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाने दीजिए, तो 3340 का स्तर ध्यान रखिए, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। उस केस में 3275 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। उस केस में टारगेट फिर आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब 3450 3475 के।
मैं टाइटन आपकी स्क्रीन पे 3322 पे आके ट्रेड करता हूँ। मूव इसमें अच्छा है, मतलब अच्छे से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक क्रिटिकल रेंज से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे मूव आता हुआ। और निफ्टी अब 22,356 अब ये हो रहा है जनाब कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर जिसने कल फ़ायदा उठाया, जिसने आज सुबह फ़ायदा उठाया, जिसने मिड सेशन में फ़ायदा उठाया, वो कम्प्लीटली ट्रैप हो गया है, कम्प्लीटली ट्रैप हो गया है। अब शायद ये आपको मूव अगर 413 तक ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स 22354। और क्या स्क्रीन पे मूव दे रहा है? टाइटन की जिक्र हुआ अभी, रिलायंस का जिक्र हुआ अभी। मेरे स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स में और लेके आऊँगा जो मूव अच्छा दे रहे हैं। पोस्ट अर्निंग LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। M&M आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है डी हाई पे। प्रकाश सर 2272 पे जरा एक बार देखिएगा आप, आपका वो चुनिंदा एस्ट्रल मूव स्ट्रॉन्ग है सर। और अब तो ये जो इसकी राइजिंग चैनल जो लास्ट 2 साल की थी उसको भी हायर साइड पे बहुत स्ट्रांगली काट रहा हुआ। आपका व्यू क्या है सर इस पे? ये बाई मोड पर तो है एस्ट्रल, और पावर भी है। हाँ स्ट्रेच है, नो डाउट। ट्रेड कर रहा है 2271, ये 2300 पार कर लेगा। आपकी बात 2300 पार हो सकता है, ये 2500 की तरफ जा रहा है। जो सेटअप होना हाई टाइम पे मैं देख रहा हूँ बिटवीन 1800 और 2000 के बीच में, उसके हिसाब से ये 2500 तक जाना चाहिए। टाइट स्टॉप होगा, कह सकते हैं समवेयर बिलो 2240, और ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग, और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई थिंक 2500 मिल जाएगा, पहले 2300 फिर 2400 फिर 2500, मैटर ऑफ टाइम। फ्री नंबर्स यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है, 2.5% ऊपर 2270 के लेवल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी भी बातचीत कर लेंगे। सुमित हमारे साथ बस स्टूडियो में आए ही हैं, माइक अप हो रहे हैं। तो एस्ट्रल पर फोकस रहेगा, कल आने वाले नंबर्स पर। बंधन बैंक के कल नतीजे आने वाले हैं, JSW स्टील के नतीजे आने वाले हैं। कल भी एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है जिस पर बाजार फोकस करना चाहेगा। लेकिन पहले एस्ट्रल की बात, क्योंकि स्क्रीन पर वो स्टॉक आपके दिख भी रहा है, 2.5% के गेन्स, तो मार्केट शायद कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। सुमित, मार्केट के केस में देखिए कि वाई तो शायद आपको ये बहुत बड़ा ना दिखाई पड़े, लेकिन क्यू ऑन क्यू बहुत ही स्ट्रांग नंबर बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनके नंबर्स पीडी लाइट के नंबर्स के साथ, या फिर आप कह लीजिए कि पेंट कंपनियों के नंबर्स के साथ, जो एंसिलरी कंपनीज हैं उनके साथ इनके नंबर्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। सो सेल्स फ्रंट पर करीब 1681 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री का अनुमान है। EBITDA 337 करोड़ रुपए, 309 करोड़ के सामने। मार्जिन थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, और मुनाफा 215 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान है। वाई भी नंबर ऐसे कोई वीक नहीं है, बेटर साइड पर है, लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पे आने की बातचीत मार्केट्स में है। रेवेन्यूज करीब 12% है, क्योंकि एक पाइप साइड पर एक अच्छे वॉल्यूम्स आने की बातचीत है, प्लस पेंट और एडहेसिव इन दोनों सेगमेंट की तरफ से भी एक अच्छी रिकवरी आएगी। ये भी कंपनी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। रियलाइजेशन थोड़े से टूटेंगे PVC और CPVC पाइप्स की तरफ से, लेकिन बाकी जो रियलाइजेशन है वो थोड़े बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, और ओवरऑल जो पाइप साइड के इन्होंने कॉस्ट थोड़ी रैशनलाइज की है, उसका एक इम्पैक्ट एस्ट्रल के नंबर्स में दिखाई पड़ेगा। तो वाई पॉजिटिव और क्यू ऑन क्यू सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे बाकी नंबर्स हैं उनकी बात करें तो JSW स्टील एक बड़े नंबर्स में आने वाला है। बिक्री के फ्रंट पे 44,800 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री की बातचीत है। मुनाफा थोड़ा टूटेगा क्योंकि एक बड़ा बेस है उसके सामने। इनफैक्ट मुनाफे के नंबर में 5900 के आसपास करोड़ के आसपास EBITDA आएगा, और मुनाफा आधा होगा, 3700 करोड़ रुपए से घटकर यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। EBITDA पर टन में भी गिरावट है, करीब 8,861 EBITDA पर टन के आसपास, जो कि 12,158 के आसपास था। तो EBITDA पर टन दोनों में ही थोड़ी सी एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स भी थोड़े से वीक साइड पर रहेंगे, और जो ओवरऑल वॉल्यूम है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर वो बढ़ सकता है। हालांकि जो कोल की कॉस्ट बढ़ी है उसकी वजह से कंपनी के EBITDA के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, कि कोल के प्राइसेस काफ़ी हायर साइड पर थे, वो स्टील कंपनियों के लिए थोड़ा सेटबैक रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक और ओवरसीज़ की परफॉर्मेंस, उसको लेकर कमेंट्री, ये कुछ पार्ट है, इसको बाजार नंबर पर नज़र रखेगा, लेकिन एक वीक साइड पर नंबर्स का अनुमान बाजार लगाकर यहाँ पर चल रहा है। एंड लास्टली बंधन बैंक, आज ये काफ़ी ज़्यादा बिकवाली में है, लेकिन बंधन बैंक के केस में NII फ्रंट पे अनुमान बाजार लगा रहा है कि 2670 करोड़ रुपए के आसपास का NII रहेगा। मुनाफा 810 करोड़ से बढ़कर 850 करोड़ रुपए के आसपास। ग्रॉस NPA हालांकि 6.1%, जो कि 7% के सामने आएंगे, और नेट NPA करीब 1.9%, 2.2% के सामने। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े बेटर रहेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ 16.8%, जो कि 12.2% थी उसके सामने, और लोन ग्रोथ करीब 14.8%, 11.5% के सामने। सो इस तरह के एक नंबर्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन NIMs थोड़े से मॉडरेशन रहेगा।
सीजनल पिकअप जो है वो आने की बातचीत है, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, लेकिन इनकी कमेंट्री गोइंग फॉरवर्ड, इनके मैनेजमेंट रीशफलिंग की बातचीत, इन सब के बीच में क्या डिटेल्स आती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल नंबर्स जो कल एक्सपेक्टेड हैं, एक की हमने चर्चा कर ली, एस्ट्रल, बंधन और जेएसडब्ल्यू स्टील पर आगे बात भी करेंगे। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इस बीच यूटीआई एएमसी के सचिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आफ्टरनून, और लकीली एक बेहतर आफ्टरनून उभर कर आ रही, कंस्टिंग डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इस मार्केट ने देखी है। एज अ फंड मैनेजर इस बड़े इलेक्शन इवेंट के पहले आप लोग कैसे पोजिशन्ड हैं? ओके, सो नो, आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सो हम जनरली फुली इन्वेस्टेड रहते हैं, बट अगर एग्जिट पोल की प्रेडिक्शंस को माने तो आई थिंक वी विल हैव कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी। सो दैट्स सो फ्रॉम हिस्ट्री में भी हमने देखा है, बी वेरियस गवर्नमेंट, बी द करंट गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट्स को भी देखें तो जनरली ग्रोथ आउटकम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमने नहीं देखा है। सारी गवर्नमेंट्स ग्रोथ की तरफ ही काम करती हैं, तो हमें लगता है ग्रोथ की तरफ काम चलता रहेगा। और अगर एग्जिट पोल की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसकी बिलीफ रखें तो आई थिंक कंटिन्यूटी जारी रहेगी। वो कंटिन्यूटी जारी रहेगी टूवर्ड्स मोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग ऑल द और इम्प्रूविंग द बिजनेस साइकिल पर से। सो उस डायरेक्शन में हमें लगता है काम चलता रहेगा और उसी हिसाब से हमारी फंड्स की स्ट्रैटेजीज हैं। तो आई एम अज्यूमिंग फिर आपकी एलोकेशन इस समय सबसे ज्यादा इंफ्रा और कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड सेक्टर में है? See, everything we have to be, Harshada, we have to be mindful of what is the valuation, right? So, मैं अगर थोड़ा एक background आपको ले जाऊं, how where we are placed rather than how the earnings are panning out or all of it, right? So, अगर हम पिछले 4 साल में देखें हर्षदा, तो एक चीज है कि पिछले 4 सालों में जो निफ्टी की अर्निंग कंपाउंडिंग रही है वो तकरीबन 19% की कंपाउंडिंग रही है। बेसिकली मार्च 20 से मार्च 24 में रफली अर्निंग्स डबल हुई हैं। और इसी पीरियड में अगर हम देखें तो इसी पीरियड में जो मार्केट की जो री रेटिंग है वो भी 20%, तकरीबन 30% प्लस की मार्केट की री रेटिंग हुई है। ऐसे तकरीबन हमारे इन्वेस्टर्स ने 130-140% मार्च 20 ऑनवर्ड्स बनाए हैं। सो बट अगर हम यहाँ से फॉरवर्ड की बात करें, सो 2 एलिमेंट हैं। यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो ये अर्निंग प्रोजेक्शन अगर आप ब्लूमबर्ग के कंसेंसस ले लें या दूसरी चीज़ों की भी प्रोजेक्शन ले लें, तो ये 13-14% की अर्निंग कंपाउंडिंग अभी हमें यहाँ से दिख रही है। फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें हमारे अर्निंग एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करना होगा और अकॉर्डिंगली जो हमारी पीईस की री रेटिंग हो चुकी है उसे भी मॉडरेट करना होगा। सो जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारी स्ट्रैटेजीज में इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछें तो हमारा जो फोकस है ज़्यादा करके अच्छी क्वालिटी कंपनीज की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पिछले हमने 8-9 महीनों में जो अर्निंग साइकिल देखी है उस अर्निंग साइकिल में एक बड़ा कंपोनेंट ये था कि टॉप लाइन में थोड़ा स्लो डाउन था बट मार्जिन्स में एक्सपांशन हुआ था। और ये मार्जिन एक्सपांशन अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा हमें वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा दिखा था। ये जो रॉ मटेरियल के बेनिफिट जो मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से हमारे बेस में आ चुके हैं, यहाँ से एक स्टडी स्टेट कंपाउंडिंग होगी। इसीलिए हमें लगता है कि लार्ज कैप मोर क्वालिटी टुवर्ड्स हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा है इस वक्त। ओके सचिन जी, अभी कुछ देर पहले हम M&M के नंबर्स को देख रहे थे और नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आप ऑटो को कैसे देख रहे हैं? I mean, इस फर्स्ट क्वार्टरली नंबर्स को देखने के बाद एक चीज़ मारुति की सेल्स फिगर को देखने के बाद, एक चीज़ M&M की सेल्स फिगर को देखने के बाद, इनके लॉन्चेस को देखने के बाद लग रहा है कि न्यू लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं। हाइब्रिड सेगमेंट जो है वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर रहा है। वहीं टाटा मोटर्स के नंबर्स में ईवी को लेकर और इवन फॉर द मैटर आई मीन आप यूएस पर टेस्ला के नंबर्स को देखिए, ईवी के नंबर्स घटते हुए, थोड़ा सा दबाव वहाँ पर। और एक और चीज़, आई मीन ऑटो के प्रोस्पेक्टिव से बात करें हम तो इस बार चाहे वो ऑटो कंपनियां हो चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हैं, वो कह रही हैं कि जो रूरल इंडिया के वॉल्यूम्स हैं स्लाइटली अब थोड़े से अप हो रहे हैं। इन सब बातों के आधार पे अभी भी आप ऑटो में से क्या पिक करना चाहेंगे? आपका प्रेफर क्या है? 2 व्हीलर स्पेस, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, क्या पिक कर रहे हैं आप? सो अगर अगेन वीरेंद्र, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से
गाड़ियों की बिक्री अच्छी हुई है, टू व्हीलर्स की बिक्री हम अब अच्छी देख रहे हैं, बट पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रही है वो मुझे दिख रही है कि अगर हम टू व्हीलर जो लोअर एंड टू व्हीलर्स की बात करें तो वहाँ पे जो सेल्स है वो 2019 के भी नीचे है, एब्सोल्यूट सेल्स 2019 के नीचे है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो पिछले महीने भी, और अगर ईयर ऑन ईयर फुल ईयर की भी बात करें तो जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स, जिसमें आपकी मारुति स्विफ्ट आ गई या उस रेंज की जो गाड़ियां हैं, या आप हुंडई की i20 रेंज की गाड़ियां ले लें, तो ये गाड़ियों की जो सेगमेंट है यहाँ पे डिमांड, ऑल्टो सेगमेंट है यहाँ पे डिमांड 2019 से भी अभी तक नीचे है। उसके काफी अलग अलग रीजंस हैं, मेनली बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। बट जैसे जैसे अब देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, गाड़ियों के दाम इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो लोअर एंड ऑफ द टू व्हीलर है या लोअर एंड ऑफ द गाड़ियों की जो डिमांड है, जिसको आप में भी कुछ FMCG कमेंट्री से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे जैसे रूरल रिकवरी होगी मुझे लगता है इस सेगमेंट में डिमांड में बढ़ने का अभी भी अच्छा स्कोप है, और मुझे वहां पे एक पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एसोसिएटेड विद दैट मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन भी होगा, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी तो मार्जिन एक्सपांशन भी होगा। बाकी जो हाई एंड की बात कर रहे थे कि जो SUVs की डिमांड ऑलरेडी काफ़ी 70-80% बढ़ चुकी है अपने प्रीवियस हाई से। अगर हम बात करें EVs की, ये थोड़ा बिकॉज इनकी प्राइस टिकट ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे लगता है स्टडी स्टेट ग्रोथ होगी। वहाँ पे आपको नंबर्स में भी सिंगल डिजिट में कंपाउंड होते और एज पर द एनालिस्ट नंबर, बट वो एक कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी। बट यहाँ पे मुझे जो मैंने आपको बताया लोअर एंड ऑफ द गाड़ी, लोअर एंड टू व्हीलर्स में एक अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिख रही है। इस बीच निफ्टी को देखिए, करीब करीब जो हाई लगा के आया आज वो था निफ्टी का 22,409 का। अद्भुत दिन था, अद्भुत दिन। वोलेटिलिटी को अगर समझाना हो किसी दिन, विक्स जब 20-22 पे हो वोलेटिलिटी क्या होती है तो वो ये देखिए। बट ये पूरा का पूरा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अकेले रिलायंस का करा धरा था। अगर आप देखें मात्र एक स्टॉक पकड़ के आई थिंक इस ट्रेजेक्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इट्स 22400, 22400, और रिलायंस को देखिए 50 रुपये रिलायंस का चलना बहुत बहुत बड़े मायने होते हैं। अच्छा खैर, लौटते हैं एक बार फिर से इसी डिस्कशन में। सचिन जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार की कैपेक्स साइकिल में हम हैं, आई मीन आपको याद होगा जब आज से 2-3 बजट पहले वो 7.5 ट्रिलियन की कैपेक्स की फिगर वित्त मंत्री साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में कही थी, उसके अगले बजट स्पीच में वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन हो गई। उसके मायने क्या थे? आज कमिंस के, सिमंस के, EBB के नंबर्स को देख के हमें रियलिटी मालूम चल रही है। अभी भी कमिटेड रहे इन कंपनियों पे, इवन जिसे कहते हैं ना, आई मीन आपके विनिंग ट्रेड्स पे और विनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे और कैपिटलाइज करना गलत नहीं होता कभी। क्या आप भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं? इन लेवल्स पर भी क्या ये बाय हैं? L&T, सिमंस, ABB, कमिंस? देखिए, कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस ऑफ कोर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अगर फंडामेंटली बताऊं तो गवर्नमेंट एक प्रपोर्शन होता है, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कैपेक्स दैट हमारे देश में जो होता है। जो लार्ज प्रपोर्शन या जो बड़े पिलर हैं कैपेक्स के, वो हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर साइकिल, और दूसरा लार्ज बड़ा कैपेक्स है जो हाउसिंग है और कंस्ट्रक्शन है, ये सारे जो इंडिविजुअल्स के कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स पिछले, जैसे आपने सही बताया कि पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट रहा है और उसका बेनिफिट काफ़ी कंपनियों को मिल भी रहा है, जिनमें से कुछ के नाम आपने लिए हैं अभी। बट अगर हम फॉरवर्ड में बात करें तो आई थिंक वी हैव टू बी सो कैपेक्स अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत बड़ी कैपेक्स अपॉर्चुनिटी, और मे बी हम कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कैपेक्स की कंपनियों को फायदा होगा। बट रियली वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ मच वैल्यूएशंस दैट वी पे। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि कैपेक्स साइकिल एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। कैपेक्स साइकिल में आपको उतार चढ़ाव मिलते रहते हैं, इसीलिए अगर आप गलत वैल्यूएशन देते हैं कुछ कंपनीज में तो आपको
एक टाइम करेक्शन दिख सकता है इन कंपनीज में। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इन्वेस्टर इस स्पेस में बने रहें, पर जिन भी कंपनियों में इन्वेस्ट करें वहां पे दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वैल्यूएशंस दे आर पेइंग, बिकॉज अदरवाइज एक्साइटमेंट तो रहेगा, ग्रोथ दिखेगा, बट आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दैट्स हाउ आई विल पुट इट। सचिन, ये कंजम्पशन साइकिल पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में फाइनली हमने वो रूरल डिमांड के पिकअप के साइंस देखे हैं। वो एफएमसीजी कंपनियां कह रही हैं, वो ऑटो कंपनियां कह रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंज्यूमर फाइनेंस प्लेयर्स वो भी मेंशन कर रहे हैं। क्या यहाँ से आप कुछ अपॉर्चुनिटी आप स्पेशली एफएमसीजी कंपनियों में लेना शुरू करेंगे? देखिए, अगर हम कुछ इन एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कंपनियां जो वॉल्यूम अभी तक जो कंपनियों उसको रॉ मटेरियल बेनिफिट था, ग्रेजुअली वो कंपनियां पास ऑन कर रही हैं, और उसका जैसे जैसे इनकम भी बढ़ेगी कंपनियां प्राइस करेक्शंस भी करेंगी, अपना वो वॉल्यूम में अपटिक आपको दिखेगा। और वहीं पे कुछ कंपनी में हमें ऑप्टिमिज्म भी दिख रहा है, जहां पे उनकी कमेंट्री सजेस्ट कर रही है कि वॉल्यूम अपटिक यहाँ से आएगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस स्पेस में वैल्यूएशन फॉर गिवन द रिटर्न रेशियो प्रोफाइल दीज कंपनीज हैव, वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड, और यहाँ पे गिवन इन्वेस्टर्स कैन ग्रेजुअली बिकम कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस स्पेस। मेरा फाइनल सवाल सचिन आईटी कंपनियों पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है वो आज ऑफ कोर्स एक अच्छी तेजी बनी है लुकिंग एट द अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन यहाँ से आगे किस तरह से पोजीशनिंग होनी चाहिए अमेरिकी इकोनॉमी के मद्देनजर? इन आईटी कंपनियों के फॉर्चून्स कुछ बेहतर हो सकते हैं या नहीं? सो या हर्षदा, आई थिंक आईटी कंपनीज में एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले 20 सालों में जो हमने लास्ट के पिछले कुछ 5-6 क्वार्टर्स देखे हैं जब परफॉर्मेंस आईटी कंपनीज की सबड्यूड रही है। ये पिछले 20 सालों में वन ऑफ द वर्स्ट फेज आईटी कंपनीज के लिए कहा जा सकता है, कि जहाँ पे ग्रोथ काफी सबड्यूड रहा है। जनरली 3-4 क्वार्टर्स में ग्रोथ कम बैक करता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब भी ग्रोथ बाउंस बैक करता है इन कंपनीज में, वो अचानक से ग्रोथ आता है। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में गिवन वेयर मार्केट्स आर, तो आईटी कंपनीज में यस आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू लॉन्गर टर्म एवरेजेस, बट दैट्स ट्रू फॉर द मार्केट एज वेल। तो गिवन इन पूरी साइकिल में मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोथ सेल्स एंड द वॉल्यूम परफॉर्मेंस काफ़ी सबड्यूड रहा है। मुझे लगता है यहाँ से पिकअप की संभावना है, स्पेशली जब जैसे आपने भी बताया कि रेट कट की संभावना के साथ। तो यहाँ पे और ग्लोबल ग्रोथ स्पेशली यूएस में ग्रोथ रोबस्ट है अभी भी। तो मुझे लगता है यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा, आईटी कंपनियों को उसका फायदा भी मिलेगा। तो इस स्पेस में मेरा पॉजिटिव आउटलुक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू। चलिए, अब आखिरी 20 मिनट का ट्रेड मार्केट में बचा है, तो आपके लिए लेकर आते हैं डीलिंग रूम में किन चीज़ों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ BTST या STBT ट्रेड्स। एक बहुत बढ़िया पुल बैक ट्रेड इंडेक्स ने दिखाया, 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, और निफ्टी खुद 200 पॉइंट ऊपर 22,400 के बियॉन्ड। यतन बताइए, डीलर्स क्या कह रहे हैं? डीलर्स तो कह रहे हैं शॉर्ट करना मना है, और आज एक्सपायरी के दिन जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है 100 पॉइंट नीचे और 100 अभी 200 पॉइंट ऊपर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ऑप्शन में ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप रिटेल निवेशक हैं या जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बहुत सावधानी से मार्केट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जो है वो जनरली होती है इलेक्शन वाले महीने में। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक स्टॉक है, बहुत शानदार नतीजे। अगर आप देखें कंपनी की ऑटोमोटिव एबिट परफॉर्मेंस, तो लगभग 49% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपने देखा है। मार्केट शेयर भी ऑटोमोटिव सेगमेंट पे बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, और फिर जो मॉनसून नॉर्मलाइज हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ट्रैक्टर वॉल्यूम भी पिकअप होंगे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट को लगता है कि नंबर्स अपग्रेड होना चाहिए, और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ BTST की स्ट्रैटेजी डीलर्स अपना रहे हैं 2400 से लेके 2425 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये एक स्टॉक डीलर्स के रेडार पे है रिजल्ट्स के बाद। और कोटक महिंद्रा बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको नीचे के लेवल्स पे स्ट्रेंथ दिख रही है डीलर्स के हिसाब से। बहुत सारे FIs आज बैंकिंग स्टॉक्स में बायर्स हैं, खास करके कोटक बैंक में फ्लो दिखाई पड़ रहा है, और 1700-1720 यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 50 से 60 रुपये की अपसाइड डीलर्स मान के चल रहे हैं पॉसिबल है कोटक बैंक पे पोजिशनली। जय पर रही बात यतिन ऑप्शन ट्रेडिंग की ना,
ऐसे ही बाजार में आदमी राजा भी बनता है और ऐसे ही बाजार में आदमी रंक भी बनता है। 20 की 21 की आई20 पे खुदा ना खास्ता किसी ने आज 22,200 की कॉल बेची हो या 22,400 की बेची हो या फिर कल परसों की 22,300 की कॉल बेची हुई थी, सब निपट गया आज, सब निपट गए। रिलायंस अब डे हाई पर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे स्टॉक्स रखने के लिए स्क्रीन पर, और इट्स 22429। और अब एक काम कीजिए, ज़रा प्लीज़ लेके आइएगा एक बार कोटक महिंद्रा बैंक। ये बैंक भी आके अब डे हाई के जोन में ट्रेड करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 1673, यस। और मैं जो कल भी जिक्र कर रहा था ना कि ये स्टॉक एक सिग्नल दे रहा है कि आउट ऑफ एंटायर आई थिंक बैंकिंग स्पेस मैं भी अपनी मतलब सबसे मजबूत जो कल चार्ट था ना वो कल ये था। क्यों? क्योंकि इसने ऑलमोस्ट उस गैप डाउन के बाद जो पहली कैंडल क्रिएट की थी उसको जाके स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। कल 10 डेमा के ऊपर क्लोज दिया था और आप देखिए आज इन सिंगल सेशन 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। प्रकाश सर, आपको याद होगा कल मैंने आपसे ये व्यू लिया था कोटक महिंद्रा बैंक पे, अभी व्यू क्या आपका? मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक बाय सिग्नल हुआ है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, जो सेटअप है वो मिल चुका आज। अगर 1650 के ऊपर रहता है आज कोटक महिंद्रा बैंक तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा कुछ 1720 1730 का रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। सेटअप के हिसाब से एक बाय जनरेट हुआ है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच था, बाउंस तो मिलना है। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड का क्रम शुरू करते हैं। और जरा पैनल रखिएगा स्क्रीन पे और एक एक करके भी यहाँ पे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपसे शुरुआत करूंगा। बाय या सेल? बाय, बिल्कुल बाय। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, 567 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक सेटअप सही है, अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। स्टॉप होगा 560, नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 580 होना चाहिए। तो 575 टू 580 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 567। प्रकाश सर ने बहुत एक सेफ पॉकेट ली है, मैं कह सकता हूँ। जरा देखिए ये होता है तजुर्बा। जरा HDFC लाइफ का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC लाइफ 567 पे ट्रेड कर रहा है और जरा मैं इसका चार्ट रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। एक ऐसा स्टॉक जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे बैठा है। आप वीकली चार्ट्स पे देखिए, आप डेली चार्ट्स पे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस और बेस से बाहर निकलता हुआ। तो सारा रिस्क एलिमेंट जो था वो प्रकाश सर ने कम कर दिया और 10 डेमा से निकलता हुआ। क्या डिस्कस किया अभी हमने कोटक महिंद्रा बैंक के केस में? लीस्ट रिस्क पे बैठा हुआ स्टॉक पिक कर लिया आपने बेस के आसपास। अच्छा ट्रेड था सर आपका यहाँ पर ये। मानस, आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए BL में खरीदारी करके जाएंगे। अगर हम पैटर्न देखें तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ट्रेड ब्रेकआउट के लिए, और ये जब भी 240 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब 15-20 रुपए का मूव आपको जरूर दिखा देगा। तो BL का पैटर्न अच्छा है, तो यहाँ आप इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 234 के लगाइए और टारगेट 250 रुपए के सेट करिए। सोनी जी, आप भी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बताइए बाय या सेल? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा मेरा SBI लाइफ फ्यूचर्स में। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 1455, स्टॉप लॉस लगाना है 1435, टारगेट रहेगा 1480 1490। काफी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है SBI लाइफ में 1430 1420 के एक बेस से, और यहाँ पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग भी नजर आ रही है 1500 1520 कॉल तक। सो काफी पॉजिटिव यहाँ से एक बाउंस बैक लग रहा है टुवर्ड्स 1500 लेवल। ओके, SBI लाइफ पे आपने कॉल दी, HDFC लाइफ पे प्रकाश जी कॉल थी, और मुझे अभी HDFC लाइफ से फ़ोन आ रहा था। अच्छा मीनवाइल जरा आप एक बार लेके आइए HAL स्क्रीन पे। HAL 4662 पे डे हाई पर। यार क्या मतलब, इसे कहते हैं रिजल्ट रिएक्शन। मेरे ख्याल से ABB के बाद, वोल्टास के बाद ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रिएक्शन है। 11% ऊपर, 456 रुपए ऊपर। क्या मूव दिया इसने। प्रशांत जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी वीरू जी, मुझे टाटा कंज्यूमर्स काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1085 1085, टारगेट होगा 1140 1140। ओके, अच्छा थोड़ी सी एक और चीज, एक बात करते हैं। देखिए प्रकाश सर, ऐसे बाजार में आप
मतलब आप मंझे हुए ट्रेडर रहे हैं, डे ट्रेडर भी रहे हैं, इंडेक्स ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर स्टॉक फ्यूचर? एक्चुअली दोनों, जहाँ वॉलेटिलिटी मिले वहां करना चाहिए, लेकिन सेटअप सही हो, पेशेंस की जरूरत है। जब आपका सेटअप से मिल गया देन गो ऑल आउट, जब तक मिलता नहीं तो ट्रेड मत करिए। ट्रेड कहते हैं ना, आई वांट माय ट्रेड माय वे, वैसा एरोगेंस चाहिए। अप मूव तो बाय, डाउन मूव तो सेल, अदरवाइज स्टे आउट। मानस, आप कैसे कर रहे हैं इस आई थिंक देखिए काम तो यही है भाई, करना यही है। इस वॉलेटिलिटी को अपने ट्रेडिंग में आप आई थिंक मतलब कैसे सिंक कर रहे हैं? आई मीन आप थोड़े स्टेबल चार्ट्स पिक कर रहे हैं या फिर आप बहुत आउट ऑफ मनी चले गए हैं? क्योंकि अब दिक्कत ये है कि बहुत आउट ऑफ मनी पिक करने में भी एक्सपेंसिव वो भी है, तो आप कर कैसे रहे हैं इस अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में? आप इस इंक्रीज्ड आईवी को कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं इस वक्त? तो देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये डिस्क्लोजर है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने निफ्टी में एक बाय रिकमेंडेशन कॉल ऑप्शन में दिया है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा क्लियर पैटर्न स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहे हैं और जहां पर मिड कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहां पर आप बिल्कुल अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इस वोलेटिलिटी को प्ले करने का तरीका केवल एक सिंपल यही है कि आप केवल कॉल ऑप्शन से आप ट्रेड करिए, कॉल या पुट ऑप्शन में आप ट्रेड करिए डायरेक्शन लेके, और आईवी ज्यादा जरूर है लेकिन आप स्टॉप लॉस तो लगा ही सकते हैं, तो प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तो आप बिल्कुल अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत अच्छे मूवमेंट आप जिस तरह के ब्रेकआउट मिड कैप में देखने को मिल रहे हैं उस तरह आपको तो 15-15, 20-20 मिनट में आपके टारगेट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटेजी है कि मिड कैप में आप ट्रेड करिए कॉल ऑप्शन। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। 22,423 आज की इस तेज़ी में और इस क्लोजिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निफ्टी स्ट्रांगली डिलीवर कर गया, बहुत स्ट्रांगली डिलीवर कर गया, और इसने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे में कॉल राइटर्स को निपटा दिया है। सब निपट गए यहाँ पे। बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी आईटी 561 अंकों के इजाफे के साथ। मैं इसे बहुत इंप्रेस कर देने वाली क्लोजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी आज, याद रखिएगा, पोस्ट 18 मई पहली बार इट्स नाउ स्ट्राइकिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो सुबह अनुज जिस बात का उल्लेख कर रहे थे कि कन्विक्शन कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, बट एटलीस्ट स्कोप लगता है फॉर ए स्विंग टूवर्ड्स 200 डेमा, और देखिए वो होता हुआ ऑलमोस्ट अब 33,800 की रेंज के बेहद नज़दीक। 33,800 क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए मैं अभी भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहूँगा आज इंडेक्स के लिहाज से। सुबह सुबह शॉर्टिंग का ट्रेड भी अच्छा रहा, और जब मैंने 2:30 बजे के आसपास कहा था ना आपको कि रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस इस क्लोजिंग के मायने चेंज कर देगा, कर दिए उसने। ट्रेड मत कैरी करिए, ट्रेड फिर कोई कल आइडेंटिफाई करेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें इस वॉलेटिलिटी में दिन में 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट्स इनफ। सेटअप आपकी स्क्रीन पे आएगा। लॉन्ग 117, शॉर्ट कवरिंग 30, शॉर्ट 23 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 11 में। और आज का अगर आप देखें जो जिसे कहते हैं ना लीडर स्टार, आज का ये दिन जिसको बिलोंग करता है, दैट्स HL। आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग्स की स्लाइड को सबसे ऊपर आकर डोमिनेट करता हुआ कोई स्टॉक होगा तो वो होगा HL। यस, 11% ऊपर। ओबरा रियल्टी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एम्फेसिस मिड कैप आईटी में M&M आज ये अर्निंग्स के लिहाज से एक और अगर आप देखें तो काउंटर जो कि आज का आई थिंक एक दिग्गज स्टॉक रहा। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? LIC हाउसिंग फाइनेंस में पोस्ट अर्निंग्स। PVR आइनॉक्स, अच्छा PVR आइनॉक्स में अगर आप देखें एक साइजेबल पुल बैक आया है लोअर लेवल से। मैं इसका जिक्र, एक सेकंड वो स्लाइड दोबारा रखिएगा जरा स्क्रीन पे प्लीज़। PVR का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि PVR परसों हमारे साथ बातचीत में थे सुशील कीडिया, उन्होंने पिक भी किया था। और शॉर्ट बिल्डअप बंधन बैंक, कैनरा बैंक, मारुति गेल, HPCL में। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें जो था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। प्रॉफिट्स हाँ कैश में कन्वर्ट हुए, और वो है बायोकॉन, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, GMR एयरपोर्ट्स और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, बट एट 22409। अब चलते हैं हर्षदा के पास बड़ी वॉल पे इस अद्भुत अविस्मरणीय क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू।
जी हाँ वीरू, और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अर्नेस्ट मनी जो इन टेलीकॉम कंपनियों ने दरअसल जमा कर दी, उसमें 3000 करोड़ दरअसल भारतीय एयरटेल ने जमा किया। ऐसी मनचंदा एक्सक्लूसिव डिटेल्स पकड़ रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट से वो फ्लैश पढ़ के बता दूं कि क्या अपडेट आ रहा है। शायद इस पर एक मूव देखने को मिलेगा। असीम, 30 सेकंड में अगर आप बता सके किसने कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है? देखिए 6 जून को स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। नीलामी से पहले सरकार के पास आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने कुल 4,350 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है। सबसे ज्यादा इस बार भी रिलायंस जियो ने कराई है। रिलायंस जियो ने करीब 3,000 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है। भारतीय एयरटेल ने 50 करोड़ रुपए की और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की। तो उम्मीद है कि कंपनियां इस नीलामी में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। जिस तरह से उनकी ईएमडी जमा हुई है तो करीब करीब सरकार को 20 से लेकर के 25,000 करोड़ रुपए की इस स्पेक्ट्रम की नीलामी से तो 6 जून को दरअसल वो स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू होगी और रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा रकम 3000 करोड़ की अर्नेस्ट मनी के तौर पर डिपॉजिट की है। फिर ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल है जिन्होंने 1000 करोड़ तक का ईएमडी भरा है। शुक्रिया असीम उस अपडेट के लिए। चलिए क्लोजिंग पर आते हैं और बहुत ही धमाकेदार क्लोज, एकदम वो थर्सडे वाली फीलिंग काफी दिनों बाद आती हुई हमने देखा। वो 2:30 या 3 PM फैक्टर मार्केट में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है। 22,400 के आसपास निफ्टी क्लोज करता हुआ दिखाई दिया, जहां पर आज लग रहा था कि 22,000 को टेस्ट कर सकता है। तो एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया है। 47,978 के आसपास ये क्लोज होता हुआ आपको दिखाई देगा। मिड कैप्स भी लौटे फॉर्म में और निफ्टी आईटी ने दरअसल वो लीडरशिप अपने नाम की थी और उन्हीं की अगुवाई में दरअसल आज वो तेजी बनी है। 490 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। ऑन द बेल एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत। निफ्टी 50 करीब 194 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स में 650 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। आपके लिए लेकर फटाफट से आएंगे हीट मैप, जहां पर आपको दिखाई देगा आज भारतीय एयरटेल एक टॉप परफॉर्मर रहा। इसके साथ ही M&M नंबर्स के बाद 4% भागा। टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स और आईटी कंपनियों में ही सबसे ज्यादा पोजीशंस आई हैं। LTI, माइंडट्री हो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स। आज इनफैक्ट टाइटन में भी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। L&T के लिए जोरदार सत्र, लेकिन एक स्टॉक जिसने टर्न अराउंड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 0.5% के गेन्स पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। ये आज के बड़े मूवर्स हैं। मारुति, SBI, BPCL, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। एक और स्टॉक मैं उसे मेंशन कर दूंगी, वो है हैल, जहां पर नंबर्स के बाद करीब इंट्राडे में 11% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। ये आज का स्टार परफॉर्मर है। नंबर्स पर जो भागा 4637 तक के लेवल्स पर आकर क्लोज हुआ है। कुल मिलाकर एक जोरदार सत्र और जोरदार एक्सपायरी आज इस वीक की होती हुई दिखाई दी है। तो एक क्लियर कट गेनिंग सत्र रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक। लेकर आते सीधा सौदा का अपडेट। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला क्या रंग लाया है? सोमानी सेरेमिक्स 15%, आधार हाउसिंग 10%, तो टीटागढ़ रेल और क्विक हील जैसे काउंटर्स में भी तेजी बनी। नीरज ने जो आइडेंटिफाई किया था तेजी में वो था एनसीसी, पीएफसी, सीएमएस, इन्फोसिस्टम्स और प्रिकॉल, सब तेजी वाले काउंटर्स थे नंबर्स के बल पर। जी हाँ, तो ये थी अद्भुत क्लोजिंग और वॉलेटिलिटी ने थका दिया। पर गंभीर बात यह है अभी कि मात्र अभी शुक्रवार की बात नहीं है। अमूमन कहते थे कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के बाद इस बार शनिवार भी बाकी है, तो इस वॉलेटिलिटी को हमें झेलना है। तैयार रहिएगा, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। हर्षदा, मेरी अनुज, आशीष और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।